हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका मॉक टेस्ट पेपर 1 मई 25 एग्जाम्स के लिए सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एमटीपी 1 मई 25 एग्जाम्स। और ये बात सारे बच्चे जानते हैं कि हर अटेम्प्ट से पहले एक आरटीपी और 2 एमटीपी आते हैं। आरटीपी वीडियो में आपको दे चुका हूं, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं एमटीपी 1 और जब इसके बाद एमटीपी 2 आएगा वो भी रिकॉर्ड करके दूंगा बेटे। हर अटेम्प्ट में करता ही हूं। और एमटीपी का फॉर्मेट सबको पता है। एमटीपी का फॉर्मेट वही है जो आपका फाइनल एग्जाम का फॉर्मेट रहता है। 30 मार्क्स के एमसीक्यू और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। एमटीपी का फॉर्मेट वही रहता है जिस पैटर्न पे आपका पेपर आना है। तो इसमें भी 15 एमसीक्यू है, 2-2 नंबर के, 30 नंबर के एमसीक्यू है और 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव है। 14-14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें, 14-5-70। अब आप ये सोच रहे हैं सर इस मॉक टेस्ट पेपर के अंदर कितनी गहराई है। तो बेटे मुझे इस पूरी एमटीपी के अंदर 2 क्वेश्चन आपके बढ़िया लगे। पहला इंड एएस 111 का जो कि ज्वाइंट अरेंजमेंट्स के ऊपर है, और वो इसलिए बढ़िया नहीं लगा कि उसमें कुछ खास नया पढ़ने को मिलेगा। उसमें क्वेश्चन 2-3 पेज का बना दिया, पढ़ने में टाइम लगेगा और आंसर बिल्कुल आसान है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आरटीपी में तो हरकत की इन्होंने, 2-3 क्वेश्चन दे दिए। एमटीपी में कॉन्सेप्ट बेस्ड है। और एक दूसरा क्वेश्चन बेटे इंड एएस 102 का शेयर बेस्ड पेमेंट का, उसमें एक लाइन इन्होंने ऐड की है, वो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया हुआ है, बस वो इन्होंने लिख दिया इस क्वेश्चन। बाकी सब सेम है सर। अब आप कहेंगे सर एमसीक्यू भी इन्होंने क्लास बुक के क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन एमसीक्यू में छोड़ता नहीं हूं बेटे। एमसीक्यू तो डिस्कस करूंगा आपके साथ, है रिपीटेटिव सब कुछ। तो मैं वही अपना 2 पार्ट में पेपर है जी। फर्स्ट पार्ट आपका एमसीक्यू का है और सेकंड पार्ट आपका डिस्क्रिप्टिव, और सारी बात आपको पता है। मैं इसका फर्स्ट पार्ट एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहा हूं 30 मार्क्स का। और ये बेटे मेरे पास केस नंबर 1 पड़ा है आपका, ये केस नंबर 1 है बेटे। ये स्टार्टिंग में इन्होंने कंपनी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, वो आप पढ़ लेना। हम बात करते हैं सीधा पॉइंट पे जाके। ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इन्होंने पूछा है इंड एएस 34 में से। इंड एएस 34 किस चीज पे है? आईएफआर पे। और ये जो क्वेश्चन इन्होंने उठाया, ये हमारी क्लास बुक में कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन है और 2 बार है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे तो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे तो यही क्वेश्चन है। लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने क्लास में आपको कराया था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और यहाँ पे है एमसीक्यू फॉर्म में, तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, रिवीजन ही हो जाएगा। एमसीक्यू को छोड़ दिया हमने। आइए जरा, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज 10,000। ये बात कर रहा है फिक्स्ड ओवरहेड्स की। इंड एएस 2 सबने पढ़ा हुआ है और फिक्स्ड ओवरहेड्स को हम रिकवरी रेट के हिसाब से लेके चलते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स को हम डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर में, किससे? नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट विच एवर इज हायर से, और वहां से एक रिकवरी रेट बनता है और रिकवरी रेट लगाना शुरू करते हैं। और मैंने एक बात बताई थी आपको इंड एएस 2 में कि अंडर रिकवरी आ सकती है, ओवर रिकवरी पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर आफ्टर कंसिडरिंग planned maintenance, normal breakdown, and also considering the future demand of product is 2000 MT। आपको क्वेश्चन ने नॉर्मल आउटपुट बता दिया आपका। अगर मैं 10,000 रुपीज लेता हूं और इसको डिवाइड करता हूं 2000 MT से, तो ये बनता है 5 पर MT। ये इसका रिकवरी रेट बन जाएगा। और क्वेश्चन ने आपको एक्चुअल आउटपुट बताई है 1900 है पूरे साल की, यानी आपकी एक्चुअल आउटपुट लो है, तो हम नॉर्मल को ही रखेंगे डिनोमिनेटर में, विच एवर इज हायर लेना होता है। 5 रुपए का रेट बिल्कुल ठीक है जी आपका। इट इज कंसिडर्ड दैट देयर आर नो क्वार्टरली और सीजनल वेरिएशंस। कोई सीजनल बिजनेस नहीं है। सीजनल बिजनेस में प्रॉब्लम हो जाती है
कि किसी क्वार्टर में प्रोडक्शन कम होगी और किसी में ज्यादा होगी। सीजनल बिजनेस को अलग तरीके से देखते हैं हम। Therefore, the normal expected production for each quarter is 500 MT। जब कोई वेरिएशन है नहीं तो इसको जब हमने 4 से डिवाइड किया तो 500 MT, 5 रुपए के हिसाब से 2500 रुपए हर क्वार्टर में 2500 के फिक्स्ड ओवरहेड आपके एब्जॉर्ब करने हैं हमने। जब 500 MT 500 MT 500 MT 500 MT 4 बार होगा, 5-5 रुपए के हिसाब से 2500 रुपए हो जाएगा। क्या दिक्कत वाली बात है? आगे चलते हैं, क्या कहता है जी क्वेश्चन। द फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर द क्वार्टर आर 2500। पता है जी मुझे 5 रुपए का रेट है, 500 यूनिट है, 2500 रुपए तो होंगे और क्या होंगे, 10,000 रुपए है। 4 क्वार्टर से डिवाइड करोगे 2500 रुपए हो गए। अब हमें एक्चुअल प्रोडक्शन बता रहा है क्वार्टर वाइज। एक्चुअल प्रोडक्शन क्वार्टर वाइज, पहला फर्स्ट क्वार्टर 400 यूनिट, यानी आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन कम है। हम इस पे 5 रुपए का रेट लगाएंगे तो 2000 रुपए आपके एब्जॉर्ब हो जाएंगे और बाकी के 500 रुपए अंडर रिकवरी मान के P&L में डाल देंगे। फर्स्ट क्वार्टर में तो ये होगा, नॉर्मल है 500, बनाए हैं 400, तो 100 यूनिट इंटू 5, 500 रुपए अंडर रिकवरी के हैं, तो 2000 रुपए आपके रिकवर हो गए, 500 P&L में चले गए। हमें इस बात की जानकारी है, हमने इन क्वेश्चंस में पढ़ा हुआ है क्लास बुक के अंदर। आते हैं हमें सारे क्वेश्चन, हमको डरने वाले थोड़ा ना बताओ। 400 घंटे की क्लास दी है हमने, कोई झक थोड़ा ना मारी है, डिटेल में बहुत प्यार से पढ़ाया है बेटे आपको। मेरी बात समझ रहे हो? मुझे लोग कितना भी क्रिटिसाइज करते रहें लेकिन मैं डिटेल में पढ़ाता रहूंगा। मुझे मेरी टीम कहती है जिंदल सर आप ना ड्यूरेशन कम करो, तो मैंने इनको समझाया अपनी टीम को कि मेरे पास जो स्टूडेंट डिटेल में पढ़ने आता है, मेरे पास जो बच्चा आता है वो आता ही डिटेल वाला है। बिग 4 वाले बच्चे आते हैं मेरे पास ज्यादातर, जिनको केस स्टडीज वहां पे प्रैक्टिकली सॉल्व करनी होती। अब मैं रेवेन्यू के चक्कर में, सेल बढ़ाने के चक्कर में शॉर्ट में कोर्स निकाल देता हूं, तो मैं तो कहीं का भी नहीं रहूंगा। मेरी जो यूएसपी है वो डिटेल में पढ़ाने की है। और मैं, ये तो वही बात हो जाएगी कि मतलब सलमान खान एक्शन फिल्में छोड़ के कॉमेडी में चला गया। वो गया था, कुछ फिल्में की थी उसने कॉमेडी में अपने पिछले करियर में, फ्लॉप हो गया। भाई हमारा जो काम करने का तरीका हम क्यों छोड़े? सहवाग अगर अग्रेसिव बैटिंग करता है तो वो अग्रेसिव ही करेगा, अगर उसको डिफेंस करने के लिए बोलोगे आउट हो जाएगा वो। हर आदमी का एक टेम्परामेंट होता है, तो मैं आराम से पढ़ाता हूँ, डिटेल में पढ़ाता हूँ। अब मैं बच्चों के, अब ये तो सोचो यार, उन बच्चों को टारगेट करना है कि यार जो बच्चे शॉर्ट में पढ़ना, मैं नहीं पढ़ा सकता भैया, मेरा तो नाम ही खराब हो जाएगा। चले आगे, तो ये सब पढ़ा हुआ है आपने, मैं आगे चलता हूं। सेकेंड क्वार्टर 600 यूनिट बनाए। अब यहां पे आपको क्यूमुलेटिव देखना पड़ेगा। फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर मिला के 1000 यूनिट हो गए आपके, और 5 रुपए के हिसाब से 5000 रुपए आपके रिकवर हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, 2000 रुपए आपने यहां रिकवर कर लिए, 500 P&L में भेज दिए, पर यहां पे आपके रिकवर हो रहे हैं 5000 क्यूमुलेटिव बेसिस पे दोनों क्वार्टर के। तो फिर ये जो 500 रुपए आपने राइट ऑफ कर रखे हैं P&L में, जिसको अंडर रिकवरी बोला था, वो अंडर रिकवरी कहां रह गई? वो तो रिवर्स करनी पड़ेगी आपको P&L में, क्रेडिट साइड में। पहली क्वार्टर 2500 समझ में आती है, जब दूसरी क्वार्टर में आए तो 1000 यूनिट हो गए आपके। अब हम ये नहीं कह सकते कि इसमें से 500 तो नॉर्मल है और 100 की ओवर रिकवरी है। अरे नहीं भैया, क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखते हैं, P&L हम क्यूमुलेटिव भी बनाते हैं क्वार्टर वाइज। तो 1000 यूनिट है आपके पास, अब 5000 रिकवर हो गए। जब 5000 रिकवर हो गए तो 2500 5 ही बनते हैं, 2 क्वार्टर के 5 रिकवर हो गए। तो ये जो 500 रुपए की आपकी अंडर रिकवरी आपने पिछली क्वार्टर में चार्ज की थी, इसको रिवर्स करेंगे हम। थर्ड क्वार्टर 500 प्रॉपर है, ना कोई प्लस ना कोई माइनस, 2500 प्रॉपर है। फोर्थ क्वार्टर 400, इसमें फिर अंडर रिकवरी आएगी। तो बस फोर्थ क्वार्टर में 2000 रिकवर होंगे, 500 P&L में चले जाएंगे। गए यहां भी 500 P&L में थे, वो रिवर्स हो गए अगली क्वार्टर में। अगली क्वार्टर में न्यूट्रल है, प्लस माइनस, और चौथी क्वार्टर में 100 यूनिट के हिसाब से 500 के अंडर रिकवरी आएगी। ये पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया अपना। अब हमें ये देखना है कि इसके बेसिस पे इसने MCQ क्या बनाए हैं।
तो जब मैं इसके एमसीक्यू पढ़ने गया तो मुझे फर्स्ट एमसीक्यू मिला जी, इसका फर्स्ट एमसीक्यू, एज पर इंड एस 34 रीड विद इंड एस 2 what will be the amount of fixed production overhead allocated to actual production and the amount of expense to be charged in P&L by the end of first quarter। आपको ये बताना है फर्स्ट क्वार्टर में कितना कैपिटलाइज होगा और कितना P&L में जाएगा। 2000 और 500 बता तो दिया, ऑप्शन ढूंढ लो आप। 2000 रुपये कैपिटलाइज करेंगे, 500 रुपये P&L में डालेंगे। लो, पहला आंसर ही आपको सही मिल गया, मुझे तो पहला आंसर ही सही लग रहा है। तो फिर आगे क्या है, 2500 कैपिटलाइज करेंगे, ये तो गलत है। नथिंग इज कैपिटलाइज, ये भी गलत है। 500 कैपिटलाइज करेंगे, ये भी गलत है। पहला ऑप्शन सही है जी, इसका ए। 2000 कैपिटलाइज करेंगे, 500 P&L में भेजेंगे, क्योंकि 400 यूनिट बनाया आपने, 5 रुपए का रिकवरी रेट है। तो पहले का ऑप्शन हो गया ए। किसी भी स्टूडेंट को मेरी बोलने की स्पीड कम लगे, जो आपको लगती ही है, तो प्लीज आप स्पीड एडजस्ट कर लेना अपनी गूगल ड्राइव में या यूट्यूब पे, क्योंकि एमटीपी का वीडियो मैं दोनों जगह देता हूं, आरटीपी भी दोनों जगह देता हूं। अच्छा जी, मैं आ गया जी ए पॉइंट, ए मैं आ गया बेटे सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है जी, एज पर इंड एस 34 रीड विद इंड एस 2 व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एक्चुअल प्रोडक्शन अमाउंट ऑफ एक्सपेंस टू बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय द एंड ऑफ सेकेंड क्वार्टर। तो सेकेंड क्वार्टर के एंड में 5000 रुपए आपके रिकवर हो रहे हैं 1000 यूनिट में, और जो 500 रुपए आपने पिछले क्वार्टर में चार्ज किए तो उसको रिवर्स करेंगे। तो ढूंढ लो आप। 5000 कैपिटलाइज करेंगे, बिल्कुल ठीक है, और कोई अमाउंट P&L में गलत बात है। 5000 कैपिटलाइज करेंगे, 500 P&L में क्रेडिट करेंगे, ये ऑप्शन सही लग रहा है जी। 5000 कैपिटलाइज करेंगे, 500 डेबिट करेंगे। अरे हमारे तो डूबे हुए पैसे रिकवर हो रहे हैं, आप डेबिट करने की बात कर रहे हो। 3000 कैपिटलाइज करेंगे, 500 क्रेडिट करेंगे, नहीं जी नहीं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्यूमुलेटिव बेसिस पे भी देखते हैं। इसका ऑप्शन है बी। तो पहले का ऑप्शन क्या आया था, पहले का ऑप्शन था ए, दूसरे का ऑप्शन क्या है बी। ओके, फिर मैं आपको लेके आ रहा हूं अगले एमसीक्यू में, जो अगली केस स्टडी है। ये इंड एस 115 का क्वेश्चन है और हमारी क्लास बुक में क्वेश्चन नंबर 85 है। कट कॉपी पेस्ट डिट्टो, वही जिम की मेंबरशिप वाला हिसाब किताब है। मैं देखता हूं, मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है क्लास में। ऑन 1 अप्रैल X1 M Limited sells gym membership 7500 per member for first year to 100 customers। 7.5 लाख रुपए हो गए जी। हम अपनी मेंबरशिप 7,500 की बेचते हैं 100 लोगों को, 7.5 लाख रुपए हो गए। अच्छा, विद एन ऑप्शन, एक ऑप्शन दे रहे हैं साथ में, अगर आप इसको रिन्यू करते हैं सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में, हम आपको डिस्काउंट देंगे, हम आपको 6,000 रुपए में दे देंगे। तो जो फर्स्ट ईयर में कस्टमर है उसको 1500 रुपए छोड़ रहे हो सेकेंड और थर्ड ईयर में। अच्छा, M Limited estimates annual attrition rate of 50% each year। पहले साल 100 लोग हैं, इसमें से आधे लोग रिन्यू नहीं कराएंगे तो 50 लोग ही कराएंगे, फिर अगले साल आधे लोग नहीं कराएंगे तो 25 ही कराएंगे। तो आपको, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि अगर हम एक एवरेज मेंबरशिप निकालें 3 साल की, तो इसकी वर्किंग क्या बनती है, 7,500 इंटू 100, फिर 6,000 इंटू 50, और फिर 6,000 इंटू 25, ये बनते हैं 175 मेंबरशिप। और रेवेन्यू कितना बनता है इसका, 7.5 लाख तो ये बनता है, 3 लाख ये बनता है, और 1.5 लाख ये बनता है। टोटल कितना बनता है, 12.5 लाख। तो अगर हम देखें, हमें ऑन एन एवरेज 3 साल में 12 लाख आएगा, 175 मेंबरशिप है, तो देखो एवरेज क्या बनता है इसका, 6857। तो जो आपको 7,500 रुपए मिले हैं ना, ये जो आपको 7,500 मिले हैं, इसके 2 टुकड़े बनेंगे,
6857 आपका रेवेन्यू है और बाकी का जो बैलेंस है 643 ये आपका कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है। क्यों? जब अगले साल वो डिस्काउंट मांगेगा तो मैं लायबिलिटी को यूज करूंगा और रेवेन्यू में बुक करूंगा। मैं 7,500 का 7,500 रेवेन्यू बुक नहीं कर सकता क्योंकि मैं डिस्काउंट दे रहा हूं। तो जो 7,500 मेरे पास आए हैं ऑन एन एवरेज, उसमें एक हिस्सा एडवांस भी है जो अगले साल के रेवेन्यू में बुक करेंगे हम। मेरा कराया हुआ क्वेश्चन आपको समझाई हुई बात है और इसी के ऊपर इन्होंने एमसीक्यू बना दिया। आप चाहे क्वेश्चन नंबर 85 देख लो क्लास बुक का, क्या मांग रहे हैं? What is the amount of revenue to be recognized per membership in the first year and amount of contract liability per membership against option? आपको ये बताना है कितनी लाइबिलिटी और कितना रेवेन्यू है। तो हमने कैलकुलेशन कर ली है सारी, ये रहा सर, इसका ऑप्शन आएगा सी। 7,500 नहीं, 6,500 नहीं, 7,500 नहीं। आपको पहले साल जो 7,500 मिले हैं उसमें से एक पार्ट रेवेन्यू में जाएगा, एक लाइबिलिटी में जाएगा। इस लाइबिलिटी को फिर अगले साल की मेंबरशिप में मिला के रेवेन्यू बुक करेंगे प्रोपोर्शनेटली। तो पहले का ऑप्शन क्या आया था? पहले का ऑप्शन था ए, दूसरे का बी और तीसरे का सी। एक और क्वेश्चन चेक कराता हूं आपको, ठहरो। एक और क्वेश्चन चेक कराता हूं बेटे। ये है थर्ड क्वेश्चन। ये पूछा गया है इंडेस 41 में से, एग्रीकल्चर में से, और ये हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है। कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन। ये भी डिट्टो, इंडेस 34 का भी डिट्टो, ये भी डिट्टो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एमसीक्यू है इसमें और मैंने क्लास में आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कराया, क्वेश्चन किया हुआ है, आपका नॉलेज आपके पास पूरी है। देखता हूं जरा क्या कहता है। On 1st of November X1 1/11, ठीक है, M Limited purchased 100 animals of special breed from market for ₹10 lakhs with a transaction cost of 2%। सारे बच्चों को पता है इंडेस 41 रेगुलर वीडियोस भी दे रखे हैं, रिविजनरी वीडियोस भी दे रखे हैं, क्योंकि बच्चों को ट्रांजैक्शन कॉस्ट में फिर प्रॉब्लम आ रही थी रिवीजन के टाइम पे। मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है हम उसकी एंट्री पास करते हैं एक्विजिशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, P&L टू एक्विजिशन कॉस्ट। ये जो 2% है 20,000 रुपए हैं, ये आपने खरीदने में खर्च किए हैं, 20,000 तो P&L में जाएंगे। अब आते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन पे। भाई आपने 100 एनिमल खरीदे, उस पर 2% ट्रांजेक्शन कॉस्ट आई है, वो 20,000 रुपए की एक्विजिशन कॉस्ट P&L में डाल दो, ये तो मुद्दा खत्म हो गया। अब आते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन पे। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर खरीदने पे आ रही है तो बेचने पे भी आएगी, और अगर बेचने पे आएगी तो इनिशियल रिकॉग्निशन का फॉर्मूला था फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो अगर 20,000 रुपए आपको खरीदने में लग रहे हैं तो बेचने में भी लगेंगे, तो इनिशियल रिकॉग्निशन आएगा 980 का, 10 लाख रुपए माइनस 20,000। और हमने इसकी क्या एंट्री पास की थी? हमने एंट्री पास की थी बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन डेबिट टू बैंक। 980 का रिकॉग्निशन किया था हमने, 20,000 खर्चे थे और 10 लाख रुपए हमने पेमेंट की थी। एक और एंट्री थी एक्विजिशन कॉस्ट डेबिट टू बैंक, 20,000 रुपए। बच्चा पूछता है सर 2-2 बार, अरे भैया 2-2 बार कहां हो रहे हैं? 20,000 तो आपने पे किए एक्विजिशन कॉस्ट के, और जो बाकी का 20,000 है वो वैल्यूएशन लॉस है आपका, तो खर्चा तो 40,000 है। 20,000 तो आपने पे कर दिया खरीदने में और 20,000 आपका वैल्यूएशन का लॉस हो रहा है। तो आप मुझसे पूछो कि इनिशियल रिकॉग्निशन कितने में होगा, मैं बोलूंगा 980 में। भाई आपने 10 लाख एनिमल के दिए, 20,000 खर्चों के दिए, पेमेंट आपकी 10-20 है, 10,20,000, रिकॉग्निशन 980 का कर रहे हैं तो 40,000 का खर्चा है, 40 के 2 टुकड़े हैं, 20,000 तो एक्विजिशन कॉस्ट के नाम से आएगा, 20,000 लॉस एट इनिशियल रिकॉग्निशन के नाम से आएगा। मैं कोई पहली बार थोड़ा ना पढ़ा रहा हूं, क्लास बुक में जाओ क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। अच्छा चलो आगे चलते हैं। गॉट फेयर वैल्यू डिक्रीज्ड फ्रॉम 10 lakhs to 9 lakhs। बैलेंस शीट डेट, तो इंडेस 41 का मॉडल ही फेयर वैल्यू मॉडल है बेटे, तो बैलेंस शीट डेट को हमें फेयर वैल्यू तो देखनी पड़ेगी। तो आपको लगेगा हमने 980 में रिकॉग्नाइज किया था, अब ये घट के 9 लाख रह गए,
तो 80,000 रुपए का लॉस है। नहीं, ये जो 9 लाख है ये फेयर वैल्यू है, नेट फेयर वैल्यू नहीं है। 2% खर्चे आपके होने ही होने हैं, तो 18,000 कटेंगे तो ये 882 माना जाएगा। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, तो ये भी तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होना चाहिए दोनों को कंपैरिजन में। तो ये 882 से कंपैरिजन होगा इसका, तो 98,000 रुपीज का लॉस हम बुक करेंगे। तो 31 मार्च को जो वैल्यूएशन 9 लाख बता रहा है वो 9 लाख नहीं है, वो 882 है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो लेके चलना ही है आपने, कोई नई चीज थोड़ा ना कर रहे हैं बेटे। सिर्फ इन्हीं चीजों में आपकी नॉलेज काम आती है, इन्हीं चीजों में आपकी नॉलेज काम आती है, आपके कॉन्सेप्ट काम आते हैं बेटे। रटी रटाई चीजें सब रह जाती हैं। जिंदल सर, आपने पिछली बार जो नवंबर 24 के रिजल्ट्स आए थे, आपने रिजल्ट शेयर नहीं करा, मेरी वेबसाइट पे पड़ा है बेटे। 22-23 रैंक आए थे। अब मैं इसकी, मेरे को पढ़ाते हुए 25 साल हो गया, अब रैंक करना अच्छा नहीं लगता है बेटे। रिजल्ट देखना है, मेरी वेबसाइट पे बैनर लगा हुआ है, देख लो आप। 23-24 रैंक थे नवंबर 24 में भी। पर जो बच्चा अभी पेपर देने वाला है उसको मेरे पुराने बच्चों के रैंक से क्या लेना देना, उसको तो अपने पेपर से मतलब है। मजा तो तब है जब आप मई 25 में जाओ और वहां पे आपको मजा आए पेपर सॉल्व करने में। और मैं आपको बता रहा हूं, IND AS 103 का क्वेश्चन मिलेगा आपको, मेरी पूरी इंट्यूशन है ये। 115 के क्वेश्चन इस बार आपको ज्यादा मिलेंगे, मेरी पूरी इंट्यूशन है ये। इन दोनों IND AS पे पकड़ बना के जाना, क्योंकि कंसोलिडेशन लगातार 3 बार पूछ लिया इन्होंने। नवंबर 23 में, मई 24 में, नवंबर 24 में लगातार कंसोलिडेशन आ रहा है। इस बार मुझे लगता है कि 103 आना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है सर, मेरी इंट्यूशन ये कहती है। 4th MCQ में आओ। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट recognized on the date of purchase 980? ये राजी। 10 लाख नहीं, 9 लाख नहीं, 10-20 नहीं, 980। What is the amount of gain or loss recognized on fair valuation of biological asset at balance sheet date 98,000? 980 का कंपैरिजन 882 के साथ करूंगा मैं, 18 और 98,000। इसका भी ऑप्शन डी, इसका भी ऑप्शन डी। ये 1 लाख कैसे बता रहा है, ये सीधा 10 लाख को 9 लाख से कंपेयर कर रहा है। पता नहीं सर कैसे ऑप्शन निकालता है ये। तो अगर हम देखें ABCDD, 5 ऑप्शन हो गए, ABCDD 5 MCQ है सर। इनके आंसर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर ठीक है सर इनके। पहला केस स्टडी हो गया, हमें दूसरे केस पे जाना चाहिए बेटे। ये दूसरा केस है और इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये IND AS 2 का है बेटे। और ये हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 42 है। कट कॉपी पेस्ट डिट्टो, ना फिगर बदले ना कुछ बदले। क्लास बुक का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा हुआ है, पर ये MCQ के फॉर्म में तो मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव होता मैं छोड़ देता। आओ, आपको ओपनिंग इन्वेंट्री बता रहा है, एक फिनिश्ड गुड्स की, एक रॉ मटेरियल की। ये फिनिश्ड गुड्स है, ये रॉ मटेरियल है, ये फिनिश्ड गुड्स है, ये रॉ मटेरियल है। ये परचेज बता रहा है, तो परचेज भी तो रॉ मटेरियल की होगी। लेबर बता रहा है, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड्स बता रहा है, ठीक है। सेल्स बता रहा है, बिल्कुल ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है, फिनिश्ड गुड्स बता रहा है। सबसे पहली बात आप रॉ मटेरियल की कंजम्पशन निकालो। अगर आप रॉ मटेरियल की बात करते हो तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना है, 11,000। इसकी परचेज कितनी है, 10,000। इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 900, 9,000। जिंदल सर 9,000 कैसे ले रहे हो, आप चेक करो।
1100 इंटू 10 10 रुपए का रेट है, 10,000 इंटू 1 लाख 10 रुपए का। रॉ मटेरियल आता ही 10 रुपए का आपका, तो फिर 10 रुपए के हिसाब से 9,000 ही तो हुआ। तो रॉ मटेरियल का जो इन्होंने हिसाब किताब बता रखा है इसको हटाओ, हटा दिया सर। इसकी कंजम्पशन बताओ कितनी आई। तो रॉ मटेरियल की कंजम्पशन बनती है 11,000, फिर 1 लाख माइनस 9,000, 1,02,000। चलो अब हम फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट निकालते हैं। रॉ मटेरियल है 1,02,000 का, लेबर है 76,500 की, ये भी हो गया। फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये तो रिकवरी रेट के हिसाब से चलते हैं। अच्छा ये देखो आगे, द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर 15,000 kgs ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। नॉर्मल आउटपुट 15,000 है, तो अगर मैं 75,000 को डिवाइड करता हूं 15,000 से, तो 5 रुपए का रिकवरी रेट बनता है आपका। अब हमें ये देखना है एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है। प्रोडक्शन मुझे मिल नहीं रही, प्रोडक्शन निकालनी पड़ेगी। मैंने क्लास बुक में क्वेश्चन नंबर 42 आपको कराया हुआ है, वही क्वेश्चन है, मैं कोई नई चीज नहीं करा रहा आपको। मुझे बताओ सेल कितनी है। सेल है 10,000। इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है। क्लोजिंग स्टॉक है 1,200। तो इसका मतलब पूरे साल में 11,200 थे आपके पास। सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक, आपके पास 11,200 यूनिट्स अवेलेबल थे फिनिश्ड गुड्स के, और ओपनिंग स्टॉक कितना है 1,000। इसका मतलब आपकी नई प्रोडक्शन कितनी है 10,200। यार सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक 11,200 बनता है, कहां से आया ये, 1,000 पुराना है 10,200 नए हैं, और अगर 10,200 नए हैं तो फिर 51,000 रुपए आप इस पे रिकवर कर सकते हो। 75,000 रुपए नहीं लेने, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स आपके 51,000 रुपीज के आ जाएंगे, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, ये आ जाएगी 2,29,500। ये आपकी फिनिश्ड गुड्स की प्रोडक्शन आ गई। अगर मैं 2,29,500 को अपनी प्रोडक्शन से डिवाइड करके देखता हूं, तो 22.5 रुपए की कॉस्ट पड़ती है मेरे को। ये मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट है 22.5 रुपए पर यूनिट। क्वेश्चन मैंने सारा पढ़ लिया, किया हुआ था तो दोबारा पढ़ा दिया, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 2,29,500 22.5 रुपए, और फिनिश्ड गुड्स कितने हैं 1,200 है, ठीक है आगे चलते हैं। ड्यू टू फॉल इन मार्केट डिमांड, सेल प्राइस ऑफ द फिनिश्ड गुड्स 20 पर केजी। मार्केट में प्राइस गिर गया है। अब मुझे बताओ कॉस्ट कितनी थी 22.5, एनआरवी कितना है 20, विच एवरेज लोअर 20, 1,200 यूनिट है, तो 24,000 का क्लोजिंग स्टॉक आ गया आपका। 22.5 रुपए की कॉस्ट है, 20 रुपए का एनआरवी है, विच एवरेज लोअर 20 रुपीज, 1,200 यूनिट है, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। एक और बात, अगर आपका फिनिश्ड गुड एनआरवी पे है तो रॉ मटेरियल की भी वैल्यूएशन टेस्ट करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन मुझे कह रहा है रॉ मटेरियल तो 9.5 रुपए का है, मैंने तो खरीदा 10 में था, इसको मैं फिर 9.5 से गुना करूंगा, 8850 यही आएगा ना। हाँ जी 8550, सॉरी 8550। वैसे तो 10 रुपए का रेट है, पर मार्केट में 9.5 रुपए का रेट है। रॉ मटेरियल हमेशा कॉस्ट पे आता है, लेकिन आपके फिनिश्ड गुड्स एनआरवी पे, तो रॉ मटेरियल की भी वैल्यूएशन प्रिंसिपल टेस्ट करो फिर आप। कितना प्यारा क्वेश्चन बनाया। अब इस पे एमसीक्यू चेक करते हैं क्या बोल रहे हैं हमें। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। 2,29,500 आया था, ढूंढो है, ये रहा सर 2,29,500। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, 20 रुपए इंटू 1,200, 24,000 रुपए, ये रहा जी। 22.5 के हिसाब से देखोगे तो 27,000 आएंगे, पर एनआरवी पे चलेंगे, एनआरवी लोअर है। कहता बताओ जी रॉ मटेरियल कितने का, 9.5 के हिसाब से 985,150 रुपए, ये ला जी। तो इसका ऑप्शन आ गया डी, इसका ऑप्शन आ गया सी, इसका ऑप्शन आ गया ए। अगर क्वेश्चन सारा सॉल्व कर लें तो सीधा आंसर भी मिल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो अगला केस देखते हैं जी क्या है।
ये हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 65 है जी। ये वही सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला क्वेश्चन है, इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट है, मार्केट का रेट है। मैं हमेशा कहता हूं ये ऑफ मार्केट टर्म्स है। मार्केट में अगर 12% का रेट है और आपकी ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट फ्री है तो आपको प्रीपेड रेंट निकालना पड़ेगा। ये कोई कन्वर्टिबल डिबेंचर थोड़ा ना कि सीएफआई बन जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्वेश्चन है। तो फेयर वैल्यू और अमाउंट के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो प्रीपेड रेंट है और उसे एसएलएम बेसिस पे चार्ज करते रहेंगे। तो क्या करना है, 10 लाख है, ये इसकी डिस्काउंटिंग कर दो बस आप 12% पे, 567427, ये अमाउंट आ जाएगी 567427। तो प्रीपेड रेंट कितना आएगा फिर, अगर मैं 10 लाख में से 567427 माइनस कर देता हूं तो 432,573, और इसे हम 5 साल में राइट ऑफ कर देंगे एसएलएम बेसिस पे। ये तो प्रीपेड रेंट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्वेश्चन है, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 65 है, इंड एस 109 का। फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको क्योंकि ऑफ मार्केट टर्म्स का क्वेश्चन है। अब इसके 2 एमसीक्यू भी देख लो फटाफट से। कहता बताओ जी सिक्योरिटी डिपॉजिट को आप इनिशियली कितने में रिकॉग्नाइज करेंगे, ये रहा। कहता बताओ जी प्रीपेड रेंट कितना आएगा, ये रहा। बच्चों वाला क्वेश्चन है जी। इसका ऑप्शन है बी, इसका ऑप्शन है सी, चेक करो। डी सी ए बी सी, डी सी ए बी सी, डी सी ए बी सी। लो जी 10 एमसीक्यू हो गए आपके, ये वाला जल्दी हो गया। अगर एक एमसीक्यू 2 नंबर का है तो 20 नंबर के आपके एमसीक्यू निपटा दिए हमने, 20 नंबर पक्के हो गए आपके। आगे चेक करते हैं कौन सा क्वेश्चन है जी। ये है केस नंबर 3, इंड एस 103 कंटीजेंट लायबिलिटी प्लस मेजरमेंट पीरियड का क्वेश्चन है। आप क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 23 देखो, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो, इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, सब कुछ कॉपी है सर। वही क्वेश्चन उठा लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव को एमसीक्यू बना के दे रहे हैं, कोई बात नहीं पढ़ लेते हैं, हम कौन सा डरने वाले हैं, एमसीक्यू दे रहा है तो। एबीसी लिमिटेड रिक्वायर्स, सॉरी दोबारा पढ़ता हूं। एबीसी लिमिटेड एक्वायर्स XYZ लिमिटेड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑन 15th Jan X1। मैं लिख लेता हूं 15th Jan X1। एक्वायरी का नाम बताओ क्या है, XYZ। एक्वायरर का नाम क्या है, एक्वायरर का नाम है एबीसी। चलो few days before the date of acquisition, एक्विजिशन से पहले की बात है, बाद की नहीं पहले की, तो मतलब एक्विजिशन डेट को हमारे कंसिडरेशन में है ये बात। वन ऑफ XYZ limited customers had claimed that certain amounts were due by XYZ under penalty clauses for completion delay इंक्लूडेड इन दी कॉन्ट्रैक्ट। हमारा जो एक्वायरी है इसके ऊपर किसी ने केस ठोक दिया, कहता तुमने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में डिले किया है और कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्पनसेशन का क्लॉज था, पेनल्टी का 2 पैसे। अब ये कोर्ट केस है तो कंटीजेंट लायबिलिटी है, और अगर कंटीजेंट लायबिलिटी है तो इसकी फेयर वैल्यू निकालेंगे। फेयर वैल्यू होगी तो एक्वायरर पैसे काट लेगा, नहीं होगी तो फिर फुटनोट में दिखा देंगे, देखना पड़ेगा सर, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज फेयर वैल्यू पे आते हैं। एबीसी evaluates the dispute based on the information available at the date of acquisition and concludes that XYZ was responsible for at least some of the delays in completing the contract। अब किसी कस्टमर ने केस ठोका, एक्वायरर को टेंशन, एबीसी ने इसकी असेसमेंट करी तो एबीसी को लगा कि सारे डिले तो गलत कह रहे हैं, कुछ डिले हैं,
कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में इसने डिले किया है जिसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। अच्छा, बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन ABC recognizes 1 crore rupees toward this liability, which is the best estimate of the fair value of the liability to the customer based on information available date of acquisition। लो जी, 1 करोड़ रुपए, फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी 1 करोड़। तो कोई बात नहीं, जब हम बिजनेस एक्विजिशन के टाइम पे एसेट्स और लाइबिलिटीज को लिखेंगे 1 करोड़ हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ABC को लगता है फेयर वैल्यू 1 करोड़ है जी, तो काट लो पैसे फिर, और क्या है। हम एंट्री पास करते हैं एसेट्स डेबिट टू लाइबिलिटीज, तो उसमें 1 करोड़ आ जाएगा, क्या दिक्कत है। आगे चलते हैं। इन अक्टूबर X1, ध्यान से पढ़ना, 15 जनवरी के बाद पहले 31 मार्च आएगी, तो 31 मार्च को ये लाइबिलिटी 1 करोड़ ही है। 31 मार्च तक कोई चेंज नहीं आया। अब इसके बाद 1 अक्टूबर पे चला गया ये, और जो अक्टूबर X1 है वो अगला फाइनेंशियल ईयर हो गया। विद इन द मेजरमेंट पीरियड, ठीक है, द कस्टमर प्रेजेंट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन एज पर ABC कंक्लूड्स फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन टू बी 2 करोड़। कोई बात नहीं, मेजरमेंट पीरियड अलाउड है 1 साल का, ऐसा मत देखो भैया, सब पढ़ाया हुआ है आपको। मेजरमेंट पीरियड आपका 1 साल का, तो जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज को आप प्रोविजनल बेसिस पे लिखते हैं उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, और उसके चेंजेस का इंपैक्ट गुडविल पे आएगा। तो अगर आपकी लायबिलिटी 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गई, तो फिर 1 करोड़ से लायबिलिटी बढ़ गई। अगर 1 करोड़ से लायबिलिटी बढ़ेगी तो 1 करोड़ से गुडविल भी बढ़ेगी, फिर आपकी क्रेडिट साइड बढ़ेगी तो डेबिट साइड भी बढ़ेगी, डेबिट साइड में गुडविल बढ़ेगी। तो मेजरमेंट पीरियड के दौरान आपकी लायबिलिटी 1 से 2 पे जंप कर रही है तो गुडविल बढ़ाओ। फिर क्वेश्चन आगे क्या कहते हैं, बट डेट्स पे ध्यान रखना बेटे। ABC Limited continues to receive and evaluate information related to the claim after October X1, ठीक है। Its evaluation does not change till Feb X2। मेजरमेंट पीरियड खत्म हो गया जी, मेजरमेंट पीरियड खत्म हो गया क्योंकि फरवरी X2 आ गया, एक्विजिशन जनवरी X1 में था। जब मेजरमेंट पीरियड खत्म हो गया तो अब फेयर वैल्यू को चेक करना बंद कर दो। अब फेयर वैल्यूएशन होगी बैलेंस शीट डेट को होगी, अब बार बार बीच बीच में नहीं करेंगे। मेजरमेंट पीरियड 1 साल का होता है, उसके बीच में तो आप वैल्यूएशन कर सकते हो, गुडविल को प्लस माइनस कर सकते हो। मेजरमेंट पीरियड खत्म होने के बाद आप बैलेंस शीट पे जाएंगे सीधा मार्च X2 पे, और अगर फ्लक्चुएशन आएगा तो P&L में जाएगा, आप गुडविल को प्लस माइनस नहीं करेंगे। आफ्टर द मेजरमेंट पीरियड, व्हेन इट कंक्लूड्स दैट फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी ऑफ द क्लेम 1.9 करोड़, मुझे नहीं चाहिए ये। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये तो फरवरी की बात कर रहा है। एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन बैलेंस शीट डेट को होती है, मेजरमेंट पीरियड खत्म हो गया तो ऐसा थोड़ा ना किसी भी डेट को उठा के फेयर वैल्यूएशन कर दोगे आप। तो 1.9 की कोई वैल्यू नहीं है। बैलेंस शीट डेट देखो, ABC determines that amount that would be recognized with respect to claim under 37 provisions, that is 2.2। इनको लगता है कि इंड एस 37 के हिसाब से 2.2 होना चाहिए, 1.9 नहीं 2.2 होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, ये 2 करोड़ हो गया 2.2, 20 लाख रुपए और बढ़ गए, तो अब ये 20 लाख रुपए गुडविल में प्लस माइनस नहीं होंगे, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। ये क्वेश्चन है बेटे। तो पहली वैल्यूएशन कितने की हुई? 1 करोड़ की। दूसरी वैल्यूएशन 2 करोड़, गुडविल प्लस हो गई। तीसरी वैल्यूएशन 20 लाख फिर प्लस हो गए, P&L में जाएंगे। ये क्वेश्चन है, मैं आपको MCQ चेक कराता हूं इसके। पहला, एट व्हाट अमाउंट कंटीजेंट लायबिलिटी इन रिलेशन टू कस्टमर क्लेम शुड बी इंक्लूडेड 31 मार्च X1, 1 करोड़। 31 मार्च X1 का तो यही है। फिर ये बता रहे हैं कि बताओ जी, एट व्हाट अमाउंट कंटीजेंट लायबिलिटी बी वैल्यूड आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर द मेजरमेंट पीरियड। तो आपको पता है 2 करोड़ 1 करोड़, कहाँ गया ये रहा, 2 करोड़
लो, लाइबिलिटी 2 करोड़ हो जाएगी और गुडविल 1 करोड़ से प्लस हो जाएगी। तीसरा कहता है जी मार्च X2, तो कोई बात नहीं, ये रहा 2 करोड़ 20 लाख और बाकी 20 लाख P&L में डाल दो। तो पहले का ऑप्शन ए है, दूसरे का ऑप्शन बी है, तीसरे का ऑप्शन डी है, ABD। क्वेश्चन खत्म हो गया जी। ये देखो MCQ दिखाता हूं, 11A फिर B और फिर D, 13 तक आ गए हम। ये कोई क्वेश्चन है बेटे? सब क्लास बुक के क्वेश्चन हैं, पढ़े हुए हैं आपने, बस MCQ के फॉर्म में दे दिए इसने। मैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आता हूं, ये रहा 14th। हमारे मॉड्यूल नंबर 7 में एक चैप्टर है केस स्टडीज के नाम से, और स्टडी मैट में उसको बोला जाता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने उसको केस स्टडी का नाम दिया हुआ है। केस स्टडी नंबर 8 मरकरी वाली उठा के दे दी सर, और ये मार्च की MTP में भी था, मई 24 की MTP में भी था, ये सेम डिट्टो बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। आओ चेक करते हैं क्या है। मरकरी लिमिटेड हैज सोल्ड गुड्स टू मार्स, ठीक है, गुड्स बेचे एट अ कंसिडरेशन ऑफ 10 लाख, 10 लाख का माल है। जो रिसीट है इसकी वो इनको मिलेगी 3 इंस्टॉलमेंट्स में। पहली इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट, और दूसरी इंस्टॉलमेंट लो जी 3,33,333 रुपए अभी, 3,33,333 रुपए 1 साल बाद, 3,33,333 2 साल बाद। तो डिस्काउंटिंग ही तो करनी है। जब आपका कलेक्शन पीरियड 1 साल से ऊपर चला जाता है तो डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है आपको। तो 10 लाख को मैं रेवेन्यू नहीं मानूंगा, मैं तो प्रेजेंट वैल्यू को रेवेन्यू मांगूंगा, बाकी तो इंटरेस्ट इनकम है आपकी। द कंपनी इज ऑफरिंग a 5% डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड इन फुल एट द टाइम ऑफ सेल। अगर कोई बंदा सारे पैसे आपको अभी दे दे तो 50,000 रुपए की छूट है, 9.5 लाख रुपए दे जाओ। पर पैसे आए थोड़ा ना है, आप तो पैसे किश्तों में ले रहे हो, तो ये हम क्यों पढ़े कितना डिस्काउंट है। हमें बस IRR से मतलब है, और इन्होंने IRR दे दिया आपको 5.36। कुछ नहीं करना बेटे, 0 पीरियड 1 and 2, 3 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 3। PV फैक्टर निकालो 1/1.0536। PV फैक्टर निकालो। पहले का PV फैक्टर आएगा 950 और दूसरे का आएगा 901। बताओ जी कितना आया? 3 3 3 3 3 3। दूसरे का 316 333 और इसका आएगा 300334। टोटल बताओ। ये आ गया 9.5 लाख रुपए। मुझसे पूछो कितना रेवेन्यू बुक करूंगा, तो मैं 9.5 लाख, तो बाकी के 50,000 वो इंटरेस्ट इनकम है आपकी। ये जो 50,000 है ये बाय चांस इन्होंने टैली कर दिया, वो हमें ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो डिस्काउंटिंग करके देखेंगे IRR से। मुझे कह रहा है जी बताना रेवेन्यू कितना मानूंगा मैं, MCQ पूछ रहा है रेवेन्यू कितना, 10 लाख नो, मुझसे रेवेन्यू पूछ रहा है, मुझसे रेवेन्यू पूछ रहा है, ये नो, ये नो, 9.5 लाख। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज आपका रेवेन्यू है, बाकी इंटरेस्ट इनकम है, इसका ऑप्शन है C। 14वें क्वेश्चन का आंसर आएगा C। डिस्काउंटिंग करके दिखा दी मैंने आपको, हमारी बुक का केस नंबर 8 है, ये कुछ नया है ही नहीं। 15वें क्वेश्चन में आ गया, डैश एंड डैश आर टेक्नोलॉजीज दैट एनेबल कंप्यूटर्स टू लर्न। इतना बेवकूफ है ये,
ये इतना बेवकूफ है बेटे। 2 वर्ड आने हैं यहाँ पे क्योंकि 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ये सिंगल है, कट गया, ये सिंगल है, ये भी कट गया। ऑल ऑफ अबव हो नहीं सकता, तो एंड वाला वर्ड तो यही है। थोड़ी सी स्मार्टनेस भी रखनी चाहिए हमें। ए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग आर दी टेक्नोलॉजीज। तो इसका ऑप्शन है ए, सी एंड ए। ये देखो, इसका ऑप्शन है सी और इसका ऑप्शन है ए। ये 15 आपके एमसीक्यू है बेटे। 15 तो नहीं, का पेपर पक्का हो गया आपका। अब मेरे को जाना चाहिए डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट पे। ये बेटे आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट आ गया और ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे बच्चे। ये क्वेश्चन इन्होंने बनाया इंड AS 111 जॉइंट अरेंजमेंट में से। ये क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसलिए पढ़ना चाहिए कि ये आपका इंड AS 111 पूरा रिवाइज करा देगा। आप एक बार क्वेश्चन का साइज देखो, यहां से शुरू होता है ये, अगला पेज, अगला पेज, अगला पेज, अगला पेज और अगला पेज। 5 पेज का तो क्वेश्चन ही दे रखा है और कितने मार्क्स का है, 14 नंबर का। आपको इंड AS 111 की पूरी नॉलेज झाड़ देनी है। मैं आपको रिवाइज कराऊं 5 मिनट में। मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था पहले स्टेप में कि पहले तो ये चेक किया करो कि जॉइंट अरेंजमेंट है कि नहीं है। तो जॉइंट अरेंजमेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते थे, जॉइंट कंट्रोल से। अगर 2 लोगों के पास, जिनको वेंचरर कहते हैं, अगर उनके पास रेलेवेंट एक्टिविटीज में जॉइंट कंट्रोल है तो वो जॉइंट अरेंजमेंट है। फिर जॉइंट अरेंजमेंट के 2 हिस्से होते थे, या तो वो जॉइंट ऑपरेशन होगा या वो जॉइंट वेंचर होगा। अगर आप एक सेपरेट व्हीकल बनाते हैं, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बनाते हैं, और जिस सेपरेट लीगल आइडेंटिटी को आपने बनाया वो अपने नाम से एसेट्स, अपने नाम से लायबिलिटीज होल्ड कर सकती है। वेंचर सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं और लिक्विडेशन के टाइम पे सिर्फ आपको नेट एसेट्स मिलेंगे। वेंचरर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एसेट्स और लायबिलिटीज पे कोई अधिकार नहीं है, वो सेपरेट व्हीकल ही मैनेज करेगा, तो वो जॉइंट वेंचर है। और हम इस पे इंड AS 28 लगाएंगे, इक्विटी मेथड लगाएंगे। लेकिन अगर आपके वेंचरर एसेट्स और लायबिलिटीज पे डायरेक्ट ऑनरशिप रखते हैं, आपने सेपरेट व्हीकल बना भी दिया, अगर उसमें भी क्लॉज है कि नहीं जी एसेट्स और लायबिलिटीज तो हम ही ऑन करेंगे, सेपरेट व्हीकल ऑन नहीं करेगा, तो नेट एसेट्स में आपका हिस्सा नहीं है, आप तो डायरेक्ट ओनर है, तो फिर वो जॉइंट ऑपरेशन है। तो फिर अपनी अपनी बैलेंस शीट में अपना अपना हिस्सा दिखाते रहो, फिर हम 28 नहीं लगाएंगे। मैंने बहुत प्यार से डिटेल में ये सारी बातें आपको बताई थी जो 5 मिनट में आपको मैंने रिवाइज कराई है। चलें आगे। हाँ मेरे बच्चे, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मुझे तो सर मजा आ जाता है जब 4-5 पेज का क्वेश्चन आता है। क्यों? मेरे अंदर पेशेंस है, मैं आराम से पढ़ता रहता हूं, तो मेरे को फील ही नहीं होता। क्वेश्चन पढ़ना भी बेटे एक कला है, एक एक लाइन को एनालाइज करना भी एक कला होती है। क्यों? उसके लिए पेशेंस चाहिए, और आजकल बच्चों में पेशेंस ही तो नहीं है। जब हम अपने टाइम पे क्लासेस लेते थे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो हम एक ऐसा टीचर ढूंढते थे जो डिटेल में पढ़ाता हो। हमें सीखने की बड़ी इच्छा थी। मैं जब दिल्ली आया तो मुझे पता लगा जी डायरेक्ट टैक्स में तो विनोद गुप्ता सर है। वो उस टाइम पे भी थे, मेरे बहुत सीनियर हैं सर। मेरे को उनकी क्लास ही नहीं मिली, मेरे को पता नहीं था कि उनकी एडवांस बुकिंग चलती है 1-1 साल। तो फिर इधर उधर से उनके नोट्स अरेंज किए, नोट्स को पढ़ा, नहीं समझ में आया, लेकिन फिर मन में जुनून था कि पढ़ना विनोद गुप्ता सर से ही है। एक अटेम्प्ट स्किप करा, उनकी क्लासेस ली, उनसे सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला बेटे। वो नहीं है फटाफट से दान 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 ये सेक्शन ये कहता है, ये सेक्शन ये कहता है ना। रियल केस स्टडीज, 10,000 केस स्टडीज सर के टिप्स पे होती थी। हमारे जमाने में हमने जो पढ़ाई करी है बेटे वो तो अवेलेबल ही नहीं है।
और हम कोशिश करते हैं उस लेवल पे जाने की, हमारी इज्जत नहीं है क्योंकि हम टाइम लेते हैं। बच्चा कहता है जी मेरे पास सब कुछ करने का टाइम है, पढ़ने का टाइम नहीं है मेरे पास। आप ये बताओ कि आप अपनी बात को इन शॉर्ट कैसे कह सकते हो? जिस प्रोफेशन के दम पे सारी जिंदगी आपने रोटियां खानी है ना बेटे, अगर उसके लिए आपके ये विचार हैं, हम किस थॉट के थे, इस प्रोफेशन के लिए सब छोड़ दो। पर आज मुझे ज्यादातर स्टूडेंट ये नजर आ रहे हैं कि वो सब कुछ नहीं छोड़ना चाहते, इस प्रोफेशन में शॉर्टकट लेना चाहते हैं। देखो, मैं आपका सीनियर हूं, आपका फादर फिगर हूं, मेरे को इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, मैंने लोगों को राइज करते हुए भी देखा हुआ है और लोगों को गिरते हुए भी देखा हुआ है। पर मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे कभी जिंदगी में डाउनफॉल देखें। सर ये जरूरी थोड़ा ना जो आप नॉलेज देते हो वो काम आ जाएगी, नहीं, उससे एक हैबिट डेवलप हो जाएगी स्टडी करने की, क्योंकि आगे भी अमेंडमेंट्स प्रैक्टिकल लाइफ में आपको मिलेंगी। पढ़ने की आदत ही नहीं है तो उनको सीखोगे कैसे? वहां थोड़ा ना कोई टीचर आके सिखा देगा आपको। तो बहुत सारी चीजें बेटे जो आपकी नेचर में डेवलप हो जाती हैं। A chartered accountant should be an intellectual person. A doctor should be an intellectual person. An engineer should be an intellectual person. क्योंकि जब तक आप इंटेलेक्चुअल नहीं बनेंगे, कुछ क्रिएट, कुछ नया, कुछ बड़ा कर ही नहीं पाएंगे। फिर तो बेटे भेड़ बकरियां हैं, लोग जिंदगी जिए जा रहे हैं, फिर आप भी जी लेना। वही एवरेज लाइफ है, वही सोचते रहना कि मेरा तो ये 15-17-20 लाख रुपए का पैकेज है, 50 लाख का पैकेज है, 40 लाख का पैकेज है। लोग आपके टैलेंट से कमाते रहेंगे, आप उनके लिए स्लेव बन के काम करते रहना। मेहनत करने की आदत डाल लो बेटे, मैं आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए कह रहा हूं। जीवन बहुत कठिन है बेटे, आगे की लाइफ बहुत कठिन है। मैं तो आगे की लाइफ देख चुका हूं ना, सीए बनने के बाद 25 साल हो गए मुझे, आज भी संघर्ष जारी है। मेरी बात समझ रहे हो? आज भी सामने वाला नॉलेज पे क्वेश्चन कर देता है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटे, क्वेश्चन पढ़ते हैं, आओ। A Limited and B Limited are companies registered under Companies Act 2013. दो लोग हैं सर, A and B, ठीक है। A Limited is an Ind AS compliant entity and follows year-ended March as its financial reporting period. एक बात बड़ी मजे की है कि इसमें से A Ind AS लगा रहा है, स्पेशली लिखा हुआ है, इसका मतलब B AS लगा रहा है, तो फिर B के लिए तो हम आंसर लिख ही नहीं सकते। हमारा आंसर तो A के लिए है, जिसके ऊपर Ind AS लगेंगे उसके एंगल से लिखना पड़ेगा। तो ये पूरा क्वेश्चन A के एंगल से एनालाइज किया जाएगा, पहली लाइन में ये मतलब है, ठीक है। आगे चलते हैं सर। ऑन 1 अप्रैल X1, बहुत बढ़िया, दे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू ज्वाइंटली एंगेज इन द हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। होटल बना रहे हैं सर, मिलके बना रहे हैं। फॉर दिस पर्पज दे फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप फर्म विद द नेम ऑफ मैसर्स स्टार होटल द फर्म है। पार्टनरशिप फर्म बनाई है, तो पार्टनरशिप फर्म तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती नहीं है, क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर कोई कंपनी बनाते प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड तो वो सेपरेट व्हीकल होता, पार्टनरशिप फर्म तो कभी सेपरेट होती नहीं। अंडर द रेलिवेंट लॉज द पार्टनर्स एंड द फर्म आर नॉट कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटीज। मुझे पता है जी इस बात का, ये तो पार्टनरशिप फर्म है और ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, मुझे तो ज्वाइंट ऑपरेशन नजर आ रहा है ये। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर के पास होगा वो उस पर उसका सीधा अधिकार होता है। मान लो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे होटल है, तो होटल में जो शेयर होगा ए का, जो शेयर होगा बी का, वो डायरेक्टली मालिक है उसके, उसकी पार्टनरशिप फर्म ओनर नहीं होती। पार्टनरशिप फर्म के नाम पे रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती, इंडिविजुअल नाम पे रजिस्ट्री होती है। पार्टनरशिप फर्म को तो स्टेटस ही नहीं कोई, उसके नाम पर रजिस्ट्री कैसे कराओगे आप? चलो आगे देखते हैं।
टू रेगुलेट द ऑपरेशंस ऑफ द फर्म, होटल चलाने की बात हो रही है, ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप डीड whose relevant terms and condition are as follows। पार्टनरशिप डीड में कुछ चीजें लिखी हुई हैं। पहली, ए एंड बी shall be the partners of the firm, ठीक है। Consent of both partners shall be required for taking decisions on any matter which may affect the returns of the business। लो कर लो सर, जॉइंट कंट्रोल है? यस, जॉइंट कंट्रोल तो है। अगर जॉइंट कंट्रोल है तो जॉइंट अरेंजमेंट है। जॉइंट कंट्रोल से जॉइंट अरेंजमेंट, जॉइंट अरेंजमेंट तो डन हो गया। अब जॉइंट अरेंजमेंट दो तरह का होता है, ऑपरेशन या जॉइंट वेंचर। तो ये ऑपरेशन है क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, वो मालिक खुद है। आगे चलते हैं, क्या कहते हैं देखते हैं। द फर्म शैल ऑपरेट अ 3-story होटल एज फॉलोज। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर में क्या क्या होगा? ग्राउंड फ्लोर में सर एक तो रिसेप्शन होगी, रेस्टोरेंट्स होंगे, लॉन्ड्री डिवीजन होगा और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होगा। क्या कहते हैं? बोथ पार्टनर्स शैल जॉइंटली एंड इक्वली ओन द लीगल एंड बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ द ग्राउंड फ्लोर इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स एसेट्स एंड रिलेटेड लाइबिलिटीज। ऑल द कॉस्ट रिलेटिंग टू द ऑपरेशन ऑफ द ग्राउंड फ्लोर शैल बी जॉइंटली एंड। लो जी, मुझसे पूछो कि ग्राउंड फ्लोर की अकाउंटिंग ये दोनों कैसे करेंगे, तो मैं ए के एंगल से आंसर दूंगा। क्यों? क्योंकि बी पे तो इंडेस लगते ही नहीं। तो मैं इसमें बोलूंगा कि ए अपना जो हिस्सा है ग्राउंड फ्लोर में उसे अलग से शो करेगा अपनी एसएफएस में, बी अपना दिखाता रहेगा, ए अपना शो करता रहेगा सर, क्योंकि दोनों बराबर के मालिक है। ग्राउंड फ्लोर हो गया। अब आते हैं इसके बाद अगले फ्लोर में, क्या कहते हैं? फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में क्या बना हुआ है? इंडियन थीम के रूम्स बने हुए हैं, ठीक है। ए लिमिटेड शैल हैव लीगल एंड बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ द फर्स्ट फ्लोर इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स एसेट्स एंड रिलेटेड लाइबिलिटीज। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जितना भी किराया आएगा वो सब ए का है। लो जी, ग्राउंड फ्लोर के तो दोनों मालिक हैं तो अपना अपना हिस्सा, फर्स्ट फ्लोर का तो ए ही मालिक है, तो मैं ए के एंगल से आंसर लिखूंगा क्योंकि उस पर इंडेक्स लग रहे हैं। तो मैं बोलूंगा फर्स्ट फ्लोर की सारी प्रॉपर्टी ए अपनी बुक्स में शो करेगा क्योंकि वो सिंगल ओनर है। किराए की इनकम आएगी वो भी उसकी अपनी, मालिक भी खुद, लाइबिलिटीज भी खुद की। अच्छा, क्या इसमें जॉइंट अरेंजमेंट है? नहीं। क्या इसमें जॉइंट अरेंजमेंट है? यस। सेकंड फ्लोर पे आते हैं, क्या कहता है? सेकंड फ्लोर जिसमें इटालियन थीम के कमरे बने हुए हैं, इसका मालिक बी है सर। इसके सारे कमरे, एसेट्स, लाइबिलिटीज, प्रॉफिट सब बी का है सर। तो बी के एंगल से तो आंसर लिख ही नहीं सकते क्योंकि बी तो ए एस लगाता है। इसका आंसर तो इंटर का बच्चा देगा AS 27 में। थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में क्या है? बैंकेट हॉल है। बोथ दी पार्टनर्स शैल जॉइंटली एंड इक्वली। लो जी, सीधी सीधी बात बेटे, ग्राउंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर के दोनों मालिक हैं तो अपना अपना शेयर दिखाएंगे। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर आपस में बांटा हुआ है, एक तेरा एक मेरा। तो अगर आप मुझसे पूछे ए क्या करेगा, तो सबसे पहली बात, क्या ये जॉइंट अरेंजमेंट है? यस, क्योंकि दोनों जॉइंट कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, इसकी नेचर क्या है? जॉइंट ऑपरेशन है जी, क्योंकि दोनों इंडिविजुअली मालिक हैं एसेट्स और लायबिलिटीज के, सेपरेट व्हीकल ऑनरशिप नहीं है। अगर सेपरेट व्हीकल के नाम पे एसेट्स और लायबिलिटीज रखते तो जॉइंट वेंचर बन जाता, नहीं तो ये जॉइंट ऑपरेशन है जी, ये तो जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन है। तो ग्राउंड फ्लोर में 50% ए दिखाएगा, थर्ड फ्लोर में 50% ए दिखाएगा, फर्स्ट फ्लोर सारा ही ए दिखाएगा, 50% बी का और सेकंड फ्लोर बी का। तो अपनी अपनी बैलेंस शीट में अपनी अपनी चीजें दिखाते रहेंगे सर, अपने अपने खर्चे, अपने अपने प्रॉफिट। अच्छा, क्या बात है, जॉइंट अरेंजमेंट है लेकिन जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन है। अच्छा, अब इसको पेपर में कैसे लिखेंगे? तो पेपर में सबसे पहले आपने ये लिखना है कि रेलेवेंट एक्टिविटीज पे दोनों का कंट्रोल है, इसलिए ये जॉइंट अरेंजमेंट है। फिर हम इसकी असेसमेंट पे आएंगे कि ये जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है जी होटल इंडस्ट्री की, ये कोई सेपरेट व्हीकल ओन नहीं कर रहा
और ये नेट एसेट्स में शेयर नहीं कर रहे, ये एसेट्स और लायबिलिटीज ये डायरेक्टली ओन कर रहे हैं, इसलिए ये जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन है। और ए 50% अपना हिस्सा दिखाएगा ग्राउंड और थर्ड फ्लोर में, और सारे के सारे एसेट्स लायबिलिटीज रेवेन्यू दिखाएगा फर्स्ट फ्लोर पे। डन, यहां तक तो ये आंसर बनते हैं। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन ऑफ द होटल, पहला साल, ए लिमिटेड many times doubted and objected to the manner in which guests were preferentially convinced by the reception desk to occupy Italian themed rooms of the second floor। हो गया झगड़ा, ए ने कर दिया ब्लेम, कहता मेरे पास इंडियन कमरे हैं, तुम्हारे पास इटालियन है। रिसेप्शन स्टाफ तुम्हारा कहता है इटली वाले कमरों में चले जाओ, मेरे कमरों में कोई आता ही नहीं। झगड़ा हो गया आपस में, कहता तुम गलत काम कर रहे हो, रिसेप्शन पे तुम कन्विंस कर रहे हो। टू अवॉइड द रेपिटेटिव डिस्प्यूट्स ऑन 1 अप्रैल X2, अगले साल पहले दिन, ए एंड बी कन्वर्टेड द पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी, स्टार होटल प्राइवेट लिमिटेड। अंडर द रेलिवेंट लॉज, शेयर होल्डर्स एंड कंपनी आर कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल। अब आया मजा, पहले साल तो मैंने आपको आंसर बता ही दिया, अब अगले साल रिक्लासिफिकेशन होगा, और अब ये जो ज्वाइंट ऑपरेशन था अब ये ज्वाइंट वेंचर बनेगा, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई है कंपनी के फॉर्म में। तो अब जो पैसा लगाने वाले लोग हैं वो सिर्फ शेयर होल्ड कर सकते हैं, एसेट्स लायबिलिटी सब कंपनी होल्ड करेगी, स्टार होटल प्राइवेट लिमिटेड। और वो जो ग्राउंड फर्स्ट थर्ड सब कहानी खत्म, अब तो कंपनी मालिक है, तुम्हें सिर्फ नेट एसेट्स मिलेंगे, वो भी लिक्विडेशन के टाइम पे। अब ये रिक्लासिफिकेशन ज्वाइंट वेंचर में होगा। To regulate the operation of company, A Limited and B Limited entered into a shareholder agreement with the following अच्छा कुछ कंडीशन बता रहे हैं। पहली कंडीशन, A and B shall transfer their individual rights regarding the respective floors of the hotel in the favor of company। मैं तो बता ही रहा हूं, अब कोई फर्स्ट नहीं कोई थर्ड नहीं, वो कहता भैया सब कंपनी को दे दो आप। The company shall assume all the liabilities, ए एंड बी, सारे एसेट्स कंपनी के, सारे लायबिलिटीज कंपनी के। इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे तो हम इसको जॉइंट वेंचर कह रहे हैं। इन कंसीडरेशन ऑफ ट्रांसफर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड इन द फेवर ऑफ कंपनी शैल रिसीव इक्विटी शेयर। मैं तो कह ही रहा हूं, अब वो शेयर होल्डर बन गए। ईच इक्विटी शेयर शैल एंटाइटल होल्डर 1 वोट। अरे पता है भैया। कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कंसिस्ट ऑफ 6 डायरेक्टर, 6 डायरेक्टर होंगे। डायरेक्टर तो 6 होंगे, लेकिन हमें यह भी बता रहा है कि ये दोनों 3-3 डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकते हैं, 3 उसके 3 उसके, तो ज्वाइंट कंट्रोल है 50-50 का। ठीक है। ऑल द मैटर्स इन रिलेशन टू ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट सर्टेन रिजर्व्ड मैटर्स शैल बी डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय वोट सिंपल मेजोरिटी। मैं बताता हूं, होटल चलाना है सिंपल मेजोरिटी, 6 में से 4 जिधर होंगे वो डिसीजन पास। लेकिन कुछ ऐसे मैटर हैं जहां पे यूनानिमस 6 के 6 डायरेक्टर की कंसेंट जरूरी है। क्या फर्क पड़ता है? ये देखो ना, फॉलोइंग आर द रिजर्व्ड मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीजन शैल बी टेकन बाय यूनानिमस। अगर जी कोई प्लान चेंज होता है, कोई 20 करोड़ से ज्यादा खर्चा करते हो, ये करते हो, ये हमें फालतू की कहानी बता रहा है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। मेरा मुद्दा हो गया सर, क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, क्वेश्चन हो गया मेरा। तो पहले साल ज्वाइंट ऑपरेशन है, अगले साल ज्वाइंट वेंचर है। अच्छा आगे क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा ये सारी कहानी, जो प्रॉफिट है जी वो डिस्ट्रीब्यूट बाय कंपनी इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड। पता है यार, शेयर होल्डर को डिविडेंड ही तो देते हैं। अच्छा उनको डिविडेंड मिलेगा उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग, 50-50 तो है। चलो जब लिक्विडेशन होगा कंपनी का तो उनको नेट एसेट्स में, अरे पता है भैया, फालतू की बातें कर रहे हैं सर, फालतू की बातें कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं। सीधा आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ शुड द अरेंजमेंट विद बी बी क्लासिफाइड एंड recognized in the financial statements of A for the period? Explain the basis of your conclusion. Additionally, describe the changes
आपको ये बताना है पहले साल क्या होगा, दूसरे साल क्या होगा। मैंने पूरी कहानी आपको सुना दी है और मैंने ये सारा आंसर जो रेलिवेंट पार्ट है उसको हाईलाइट करके रखा हुआ है ताकि आपका टाइम बच जाए बेटे। ये देखो, सबसे पहले एज पर द टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप डीड कंसेंट ऑफ बोथ पार्टनर शैल बी रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग डिसीजंस। तो ये बताता है कि इनके पास जॉइंट कंट्रोल है। जॉइंट कंट्रोल है तो ये जॉइंट अरेंजमेंट है। सबसे पहले तो हमने जॉइंट अरेंजमेंट को सेटिस्फाई किया है। फिर अ जॉइंट ऑपरेशन इज अ जॉइंट अरेंजमेंट whereby parties have joint control of the arrangement have rights to the assets and फिर मैंने जॉइंट ऑपरेशन की डेफिनेशन को हाईलाइट किया हुआ है कि जॉइंट ऑपरेशन वो होता है जिसमें पैसा लगाने वाले लोग डायरेक्टली ओन करते हैं सारी चीज़ों को। और फिर मैंने इसको पैराग्राफ को हेंस द जॉइंट अरेंजमेंट इज अ जॉइंट ऑपरेशन, ये भी आपको चेक कराता हूँ। अकॉर्डिंगली जॉइंट अरेंजमेंट इज कैरिड आउट थ्रू अ सेपरेट व्हीकल मैसेज स्टार होटल हुज लीगल फॉर्म डज नॉट सेपरेट बिटवीन द पार्टीज। द सेपरेट व्हीकल आर दी पार्टीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सेपरेट व्हीकल तो बना दिया पर ओनरशिप नहीं है उसके पास, ओनरशिप ए और बी के पास ही है। In their contractual arrangement which state that A limited and B limited have rights to the assets, obligation for liabilities relating to the arrangement, so joint operation है। अब ये आगे बताएगा ए की अकाउंटिंग कैसे होगी। ये फर्स्ट फ्लोर में, जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें अपना हिस्सा दिखाएगा। जो दो फ्लोर हैं कौन कौन से, नहीं नहीं नहीं, जो फर्स्ट फ्लोर है जिसपे कमरे बने हुए हैं इंडियन थीम वाले वो तो ए के हैं। ग्राउंड और थर्ड में 50-50 दिखाएगा अपना। और जो सेकंड फ्लोर है उसमें ए का कोई लेना देना नहीं क्योंकि वो बी मालिक है उसका। क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर हम रिक्लासिफिकेशन पे आ गए। रिक्लासिफिकेशन में मैंने हाईलाइट कर रखा है पैराग्राफ। द जॉइंट अरेंजमेंट इज कैरिड आउट थ्रू अ सेपरेट व्हीकल, और सेपरेट व्हीकल के अपने राइट्स होते हैं, अपनी लाइबिलिटीज, अपने एसेट्स होते हैं। तो ये आप हाईलाइट पार्ट है, देख लेना आप। लीगल फॉर्म ऑफ कंपनी, सेपरेशन बिटवीन शेयर होल्डर एंड कंपनी, दिस 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 जॉइंट वेंचर। और हम इस पर लगाएंगे इंड AS 28 एसोसिएट वाला। ये पार्ट बेटा आप हाईलाइट करके देख लेना, मैंने करा दिया इसमें। मैंने जो जो की इसमें जो पेपर में आपके लिखने लायक लाइनें हैं वो हाईलाइट कर दी हैं, बाकी सब फालतू का मटेरियल है। इतना बड़ा आंसर थोड़ा ना लिख सकते हम, इनको तो कट कॉपी पेस्ट करना होता है। फिर बच्चा कहता है सर ये जो पैरा वारा है ये लिख, अरे पैराग्राफ तो हमें याद नहीं हुए 25 साल में, तुम कहाँ से याद कर लोगे यार, इतने सारे पैराग्राफ्स हैं कहाँ याद होते हैं। ये आंसर होना चाहिए सही बस। फर्स्ट ईयर में एक्सप्लेनेशन अलग है, सेकेंड ईयर का एक्सप्लेनेशन, ये क्वेश्चन बनाया बेटे इन्होंने। चलो मैं आ गया इनके क्वेश्चन नंबर 2A में। इंड AS 109 का क्वेश्चन है बेटे। हंसना मना है, क्वेश्चन देखते खुश हो जाओगे। ऑप्शनली कन्वर्टिबल का केस है। देखो ABC लिमिटेड इश्यूज 4% 1 लाख OCPS। OCPS का मतलब ऑप्शनल कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, और जैसे वर्ड यूज हुआ ऑप्शनल कन्वर्जन का ये बन गया CFI। तो जितने भी कैश आउटफ्लोज हैं उनको डिस्काउंट करके हम लायबिलिटी मान लेंगे, बाकी इक्विटी कंपोनेंट है, लायबिलिटी का अमोर्टाइज टेबल बना लेंगे। क्या फेस वैल्यू बता रहे हैं, 100 रुपए। 1 लाख इंटू 100 1 करोड़ रुपए बनते हैं। ऑन 1 अप्रैल X1 एंड दीज आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल बाद आपको पैसे देने हैं, ठीक है। तो 5वें साल के एंड का मैं PV फैक्टर ले लूंगा। डिविडेंड इज नॉन क्यूमुलेटिव, लो कर लो बात। मैं सोच रहा था कि 1 करोड़ रुपए बनते हैं, इसका 4% 4 लाख आपको हर साल देना पड़ेगा। तो 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख 1 करोड़ 4 लाख, इसकी डिस्काउंटिंग कर लूंगा मैं
लेकिन डिविडेंड तो नॉन क्यूमुलेटिव है, तो 4 लाख देना ही नहीं। देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ प्रिंसिपल को डिस्काउंट करूंगा 1 करोड़ को 5वें साल के एंड के पी फैक्टर से। डिविडेंड लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। ईच प्रेफरेंस शेयर एंटिटीज द होल्डर टू 10 इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑप्शनली कन्वर्टेबल बाय द होल्डर एट एनी टाइम ऑफ द। ऑप्शनल कन्वर्जन का केस है सर, ठीक है। हाउ विल दी प्रेफरेंस शेयर्स बी क्लासिफाइड, इनिशियल रिकॉग्निशन मार्केट रेट 7। मतलब जी ये कोई क्वेश्चन है बेटे, 5वें साल का पीवी फैक्टर बताओ मुझे आप। 1 2 3 4 5 0.712986, ये लो इसको गुना कर लेते हैं 1 करोड़ से, तो 7129,861, 71,29,861 रुपये, 862 कर लो, ये लो। तो बाकी 28,70,138 रुपये ये इक्विटी कंपोनेंट है और ये आपका लायबिलिटी कंपोनेंट है। तो क्या टेबल नहीं बना सकते आप? क्या आप अमोर्टाइज टेबल नहीं बना सकते? 1 2 3 4 5 71 29 862, इसमें इंटरेस्ट पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस 7% के हिसाब से ब्याज ड्यू करो। 71 29 862 इंटू 7%, 499,090, पेमेंट तो कुछ है ही नहीं। 7628,952, 7628,952, 534027, 8162,979, 62979, इसका 7%, 571408, 873439, 8734,389, 611407, 9345,794, 93, तो ये पेमेंट हो जाएगी 1 करोड़ की। 934579654206, ये लो, ये टेबल बन जाएगा। एंट्रीज तो आपको आती है, एंट्रीज क्या पास करेंगे? पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 1 करोड़ टू लाइबिलिटी कंपोनेंट टू इक्विटी कंपोनेंट, फिगर आपको आती है सारी 71 29 जो भी था। सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, और ये हर साल पास होती रहेगी एंट्री। और लास्ट में लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 करोड़ रुपए। ये कोई क्वेश्चन है बेटे बताओ? बच्चों वाले क्वेश्चन है बेटे। इतना कुछ पढ़ने के बाद, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के 250 क्वेश्चन करने के बाद ये ना हुआ तो फिर क्या फायदा बताओ? इसका आंसर दिखाऊं आपको? हंसने वाली बात है। ये देखो इसका आंसर, ये इसका इंटरेस्ट है। अब मुझे बताना जरा, ये देखो अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, ये साले खुद लिखते हैं, मैं गाली दे रहा हूं इनको। आज मैंने अभी एक वीडियो शेयर किया था, एक बच्चे का इन्होंने नंबर काट लिया, डीकमीशनिंग कॉस्ट का क्वेश्चन था 5 नंबर का, बच्चे ने फाइनेंस की जगह अनवाइंडिंग कॉस्ट लिख दिया, इन सालों ने नंबर काट लिए। ये देखो खुद ही लिख रहे हैं, 1 नंबर के हरामजादे हैं ये। मैं बच्चे का जब पेपर देखता हूँ उसके नंबर कटे हुए दिखते हैं। यार तुम सोचो तो सही, आप एक बच्चे को फेल नहीं कर रहे यार, तुम एक बच्चा नहीं पढ़ के आया, बच्चे के पेपर में कमी है, काट लो नंबर। लेकिन अगर बच्चे डिजर्विंग बच्चा है उसको फेल कर रहे हो फिर गलत है यार। उसकी पूरी फैमिली को फेल कर रहे हो यार, पूरी फैमिली के इमोशन जुड़े हुए हैं उसके साथ।
एक नंबर के हरामजादे हैं बेटे ये। मैं तो गालियां देने लग गया अब, लिटरली प्रोफेशनल हुई नहीं मैं अब, मैं तो इनको गालियां दूंगा अब। मेरा अपना बच्चा सीए में हो और उसके साथ ऐसा हो तो मैं तब भी तो गाली दूंगा। तो आप भी तो मेरे बच्चे हो, मेरे स्टूडेंट मेरे बच्चे ही तो हैं। और इन्हीं कलेश की वजह से मैंने जतिन को सीए में नहीं डाला। मैंने बोला तू साइंस वाइंस कर यार, कोई नई चीज बना। कहाँ तू इनके चक्करों में फंसा हुआ। मैंने तो पूरी जिंदगी सीए को दे दी। मुझे सारे रिश्तेदार कहते हैं यार तुमने अपने बच्चे को सीए नहीं कराई यार, तुम खुद सीए हो। मैं कहा मैं सीए हूं तभी जानता हूं इनकी सच्चाई को। हमारा बच्चा स्कूल का टॉपर है, हमारा बच्चा स्कूल का टॉपर है, स्टेट लेवल का टॉपर है, सीए में फेल हो जाए। मेरा एक ही बच्चा है, मैंने उसको बचाना है भाई। इनका मेरे को इनके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। मैं तो इसलिए गालियां देता हूँ इनको अब, इसलिए इनको हरामजादा कहता हूँ मैं। चलो ये आगे चलते हैं। चलो चलो चलो, खुद अनवाइंडिंग लिखते हैं और बच्चे के नंबर काट लेते हैं। बताओ, ये सारी एंट्रीज वेंट्रीज बेटे पास हो जाएंगी। ये वही टेबल है हमारा। और आप देखो आगे इन्होंने एक टेबल भी बनाया होगा। ये इसकी पेमेंट की एंट्री हो गई, लास्ट में पेमेंट हो जाएगी। ये इसका टेबल बना हुआ है, ये लो। चलो मैं आता हूँ आगे बी पार्ट में। एबीसी इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन कंट्री हैज अ नेट वर्थ ऑफ 700 करोड़। पहली बात, फॉरेन कंट्री में कंपनी है। अगर आपकी कंपनी फॉरेन कंट्री में है तो वहां के लोकल इंडिया सॉरी अगर कोई कंपनी फॉरेन कंट्री में तो वहां के लोकल रूल्स लगाएगी। ये नेटवर्थ का क्राइटेरिया क्यों बता रहे हो हमें? अब कोई कंपनी अमेरिका में है तो यूएस गैप लगाए, यूरोप में है तो आईएफआरएस लगाए, इंडिया में है तो इंडियस लगाए। अब फॉरेन कंट्री में अगर कोई कंपनी है तो रहे, हमने क्या लेना है उससे। इट हैज टू इंडियन सब्सिडरीज एक्स whose net worth is 600 crore and Y whose net worth is 150 crores. होल्डिंग फॉरेन कंपनी, इनकी दो सब्सिडरियां हैं, एक है एक्स और एक है वाई। इसकी नेटवर्थ 600 करोड़ है और इसकी नेटवर्थ 150 करोड़ है। अगर ये कंपनी फॉरेन कंपनी नहीं होती तो ये होल्डिंग 700 करोड़ की वजह से इंडियस में आ जाता, इसके सारे सब्सिडरीज भी आ जाते। क्योंकि ग्रुप के होल्डिंग, मेरी बात समझ रही हो ना, होल्डिंग की सब्सिडरी एक एक के ऊपर भी इंडियस लगेंगे तो दोनों के ऊपर लग जाते हैं। पर लगे नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो फॉरेन कंपनी है। फॉरेन कंपनी आपके इंडियस क्यों लगाएगी? तो अब आपको एक्स और वाई को इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। एक्स इंडियस लगाएगा और ये एएस लगाएगा, क्योंकि 250 करोड़ से नीचे है। तो अब इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा इसको। ये क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा बताओ जी आप कौन कौन क्या क्या लगाएगा, तो ये इंडेस लगाएगा और ये एएस लगाएगा। और मैंने जब ये फाइनल का कोर्स में शुरू करता हूँ तो इंडेस से शुरू करता हूँ, बेसिक से। तो मैं हमेशा बोलता हूँ होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, उसका एसोसिएट और उसका जॉइंट वेंचर, फेलो सब्सिडरी कवर नहीं होती। तो अगर मैं एक्स के एंगल से देखूंगा तो वाई से मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर होल्डिंग पे इंडियस लगते तो सारे सब्सिडरीज कवर हो जाते। होल्डिंग बाहर है आपका, तो होल्डिंग का तो चैप्टर क्लोज हो गया। फेलो सब्सिडरीज आपस में देखती नहीं एक दूसरे को, तो ये इंडेस लगाएगा, ये एस लगाएगा। भाई साहब ये कोई नई चीज थोड़ा ना बताओ, एकदम मजाक से किया है उन्होंने। अच्छा जी, ये देखो क्या कहता है, X Limited having net worth 600 crores at the end of financial year would be required to prepare its financial statement accounting period this as per India's rules। लेकिन जो Y है इसकी जो नेटवर्थ है वो 150 करोड़ के आसपास है, ये अपने AS लगाएगा। जो फॉरेन कंपनी है इज नॉट अ कंपनी इन इंडिया और अर्लियर कंपनीज एक्ट,
it is not required to prepare financial statement as per the company's Indian accounting standards. As a foreign company is not required to prepare financial statement based in India, net worth of foreign company is not relevant. फॉरेन कंपनी की नेटवर्थ आपके किसी काम की भी नहीं है। आसान से क्वेश्चन देते रहते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, ये तो सर हमने क्लास में किया हुआ है, तो क्लास की बुक का नंबर लिखो आप, टिट्टो है क्लास बुक, इंडेस 116, क्लास बुक का कौन सा क्वेश्चन है बेटी? 49 है, पेज नंबर 256 है। मैंने ढूंढ लिया, मैं कह रहा हूं मेरी बात मानो, कांटा मार दो। ये वही है, मिक्स्ड विद फॉरेन करेंसी वाला क्वेश्चन है, ये मेरा कराया हुआ हाथ से, वहां से उठाया यहाँ चिपका दिया। अच्छा 3B, लो जी, इंडेस 21 का क्वेश्चन है, क्लास बुक में जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 है, वहां से उठाया यहाँ चिपका दिया, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो। एक सेकंड बेटे, मैं देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 19 है बेटे, सॉरी 18 नहीं है 19, क्वेश्चन नंबर 19 है ये, और पेज नंबर 15 पे है। और इंडेस 21 आपका कौन से मॉड्यूल में? सेकंड मॉड्यूल में। आपको मैंने 8 मॉड्यूल दे रखे हैं, उसमें सेकंड मॉड्यूल में कट कॉपी पेस्ट डिट्टो। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो मौज हो गई, ए भी पुराना बी भी पुराना। चलो हम आगे चलते हैं, मैं 4th के ए पार्ट में आ गया। ये किस चीज का क्वेश्चन है? इंडेस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट का क्वेश्चन है मेरे बच्चे। देखते हैं क्या कहते हैं। जिंदल सर मुश्किल क्या है? मुश्किल है क्या? 5 मिनट लगेंगे, कोई मुश्किल नहीं, कुछ नहीं है, आसान है। टू रिवॉर्ड इट्स एम्प्लॉइज the company had launched a scheme effective 1st April X1, 1/4/X1 को एक स्कीम लॉन्च की है इन्होंने, in which employees will be granted equity shares of the company at below market price subject to certain condition, following details are approved। कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर देगी, सस्ते शेयर देगी, कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशन पे आप काम कर लेते हैं। आओ, as per the scheme, each employee has an option to purchase 100 equity shares of the company at 30 rupees if employee does not leave the company for 3 years from the date of launch of the scheme। आसान सी बात है। पहले बताओ एक्सरसाइज प्राइस क्या है? 30 रुपीज। बहुत बढ़िया। वेस्टिंग पीरियड क्या है? 3 साल। तो X1 X2 X2 X3 X3 X4 ये 3 साल है। वेस्टिंग पीरियड 3 साल, प्राइस 30 रुपीज, मात्र 30 रुपए। 3 साल काम करो, शेयर ले जाओ 30 रुपए में। चलो, और कितने ऑप्शन है? 100 ऑप्शन दे रखे हैं आपने एक एम्प्लॉय को, एक एम्प्लॉय 100 शेयर ले सकता है आपसे। तो जितने बचेंगे दे देंगे 100 शेयर, जो भाग जाएंगे कहानी खत्म कर देंगे। आते सेकंड, once 3 years completed by an employee, he or she can exercise the option within 1 year, March expire। वेस्टिंग पीरियड 3 साल है, एक्सरसाइज पीरियड 1 साल है, उसको पैसे का इंतजाम करने के लिए 1 साल दे दिया आपने, कोई बात नहीं, हम उसकी मार्च X5 तक वेट करेंगे, लेकिन खर्चा तो 3 साल में बुक करेंगे ना। वेस्टिंग पीरियड तो 3 साल गई है, खर्चा तो 3 साल में बुक होगा, चौथे साल में तो इश्यू कर देंगे बस। चलो थर्ड में आते हैं। द क्लोजिंग शेयर प्राइस ऑन स्टॉक एक्सचेंज 1st April X1 इज 62 पर शेयर विद फेस वैल्यू 10। आपको ग्रांड डेट की फेयर वैल्यू बता रहा है 62 रुपए है, ग्रांड डेट की फेयर वैल्यू 62 रुपए है। अच्छा, तो हम तो यही सोचेंगे ना, 62 रुपए का शेयर 30 में दे दिया, 32 रुपए का लॉस है, ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं। द कंपनी हैड अपॉइंटेड और रजिस्टर्ड वैल्यूअर हु ड्राइव्ड द प्राइस ऑफ ऑप्शन 50 रुपीज यूजिंग ब्लैक शू मॉडल ऑफ द ऑप्शन प्राइसिंग। लो कर लो बात।
मैंने आपको क्लास में ब्लैक शू मॉडल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल के लिए बताया था कि एक तो होता है ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू लेना, जो कि 62 रुपए, 62 का शेयर 30 रुपए में दे रहे हो तो 32 रुपए का लॉस है। लेकिन इन्होंने ब्लैक शू मॉडल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल के हिसाब से ऑप्शन की फेयर वैल्यू बताई है 50 रुपए। पहली बात, ये शेयर की वैल्यू नहीं है, ऑप्शन की वैल्यू है। ये 62 रुपए शेयर की वैल्यू थी, तो 62 माइनस 30 32 रुपए का लॉस दिख रहा था मुझे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम तो ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल को लेके चलेंगे, क्यों? वो फेयर वैल्यू मॉडल है, वो एक एवरेज ट्रेंड दिखाता है। तो 50 रुपए ऑप्शन की वैल्यू बता रहा है, ऑप्शन की लॉस पर शेयर। 30 रुपए हम उससे मंगवा रहे हैं, 50 रुपए का मेरा लॉस है, 80 रुपए का शेयर मानूंगा मैं। और मैंने आपको बताया था कि हमेशा ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल को प्रेफर करते हैं। ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, ब्लैक शू मॉडल मेरे को नहीं आता, वो एसएफएम का टीचर बताता है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में तो फिगर्स दे रखी होती है। तो जब भी आपको एवरेज फेयर वैल्यूज की बात करता है तो वो आपकी ब्लैक शू मॉडल से निकलती है। फॉर्मूला मुझे नहीं आता, क्योंकि मेरा काम नहीं पड़ता ना इस चीज से। लेकिन एक बात पक्की है कि मैं 62 को फॉलो नहीं करूंगा, मैं 50 को फॉलो करूंगा। तो ये बना बनाया लॉस पर शेयर है, मैं 32 रुपीज को नहीं लूंगा, 62 माइनस 30 नहीं करूंगा। मेरे पास एक एवरेज ट्रेंड है, 50 रुपए का लॉस है, तो 30 रुपए मैं मंगवाऊंगा, 50 का लॉस है, 80 रुपए का शेयर है मेरा। अगर 10 की फेयर वैल्यू है, सॉरी 10 की फेस वैल्यू, 70 रुपए प्रीमियम में जाएंगे। भाई 30 रुपए तो मैं मंगवा रहा हूं, 50 का मैं लॉस मान रहा हूं ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल से, ये हो गया 80। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 70 रुपए आपके प्रीमियम में चले जाएंगे। मैंने क्लास में ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल के बारे में आपको बताया था कि ये एवरेज ट्रेंड को दिखाता है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कंपनी के एवरेज मार्केट प्राइस को दिखाता है। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर टोटल होती है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन लॉस पर शेयर होता है, बना बनाया सर ये। चलें आगे, चलो जी। हमारी क्लास में, क्लास बुक में क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 130 लिखा हुआ है, एक्सरसाइज प्राइस 100 है। बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर आपने 100 रुपए इसमें से क्यों नहीं माइनस करे? अरे भैया, फेयर वैल्यू पर ऑप्शन दे रखा है 130, ये तो लॉस पर शेयर है, इसमें जोड़ो 100 रुपए तो 230 रुपए हो गए टोटल। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन बड़ा बनाया लॉस होता है आपका, ये कोई नई चीजें थोड़ा ना बेटे आपके। चलो फिर क्वेश्चन आगे क्या कहता है, 50 रुपए का लॉस मुझे बुक करना है। देयर आर अ टोटल ऑफ 300 एम्प्लॉइज एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। 300 एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय को 100 शेयर देने, 50 रुपए का लॉस है, वेस्टिंग पीरियड आपका 3 साल का है। एज एट 31 मार्च X2 पहला साल, 10 एम्प्लॉयज लेफ्ट, 10 लोग चले गए कंपनी छोड़ के, और 14 लोग इनके और चले जाएंगे आने वाले 2 सालों में। तो कोई बात नहीं, मैं खर्चा निकाल के देता हूं ना। X1 X2 300 माइनस 10 माइनस 14, 50 रुपए का लॉस है, गिवन है क्वेश्चन में। होना तो 32 रुपए चाहिए था, लेकिन 50 ले रहे हैं। कितना था? और 100 ऑप्शन है, डिवाइड बाय 3। बताओ जी पहले साल का लॉस कितना आया? 300 माइनस 10 माइनस 14 इंटू 50 इंटू 100 डिवाइड बाई 3, 460 रुपये का लॉस। क्या एंट्री बनेगी? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू SBP रिजर्व 460, और ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 460, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। लो जी अगले साल में आते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ईयर X2 X3, अगले साल, a multinational company entered into the market which is hiring experienced workforce, therefore high attrition is observed in the। कोई बड़ी कंपनी आ गई सर मार्केट में, हमारा सारा स्टाफ ले गई खींच के, भाग गए लोग हमें छोड़ के, बड़ी कंपनी में काम करूंगा, बड़ी कंपनी में काम करूंगा, अच्छे पैसे देते हैं। 110 एम्प्लॉय छोड़ के जा चुके हैं सेकेंड ईयर में, और फर्दर 54 और जाएंगे। पहले साल कितने गए थे? 10, दूसरे साल 110, और कितने जाएंगे? 54। खर्चा निकालना है, ये लो मैं यहाँ आ गया। 300 एम्प्लॉय हैं, पहले साल 10 गए,
फिर 110 गए, 54 और चले जाएंगे, 50 रुपये का लॉस है। 100 ऑप्शन है, डिवाइड बाय 3 इंटू 2, बताओ जी कितना, 300 माइनस 10 माइनस 110 माइनस 54 इंटू 50 इंटू 100 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 420। ये तो रिवर्सल हो रहा है जी, 460 का 420 ही रह गया। इंक्रीमेंटल लॉस की जगह इंक्रीमेंटल रिवर्सल आ रहा है ये तो। 300 माइनस 10 माइनस 110 माइनस 54 इंटू 50 इंटू 100 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 40,000 रुपये का रिवर्सल होगा। 460 माइनस 420, 40,000 का रिवर्सल होगा ये तो। क्या एंट्री बनेगी, उल्टी एंट्री बनेगी। SBP रिजर्व डेबिट 40,000 टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, रिवर्स करो इसे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू P&L 40,000 रुपये। इंक्रीमेंटल लॉस की जगह आपका रिवर्सल आ गया है तो इतने लोग तो छोड़ के भाग गए, तो मेंटेनेंस कम करनी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन में आगे क्या कहते हैं, अच्छा अगले साल क्या हुआ, 160 लोग हमारे पास हैं, 160 लोग रुक गए हमारे पास, तो 160 लोगों का मेंटेन करना है, और 150 लोग हैं जिन्होंने एक्सरसाइज किया ऑप्शन को। चलो आओ, 300, जरूरत ही नहीं ना 300 की, तो 160 लोग रिटेन्ड है, इंटू 50 इंटू 100, और इसमें से माइनस कर देंगे 420, 160 इंटू 50 इंटू 100 माइनस 420, तो 380 आपको और मेंटेन करना है। तो SBP एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू SBP रिजर्व 380, आपको नोटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, RTP में आंसर है। P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 380। लो जी, बने बनाए आंसर है बेटे, नोटिंग करके क्यों टाइम खराब करेंगे अपना। अच्छा अब कितना मेंटेन हो गया, ये मेंटेन हो गया 8 लाख। पहले साल 460, फिर 40 रिवर्स हो गया, 420 रह गया, अब आपको 8 लाख मेंटेन करना, तो 380 और डाल दिया हमने। अब आते हैं लास्ट में, हम एंट्री पास करेंगे, SBP रिजर्व डेबिट 8 लाख टू रिटेन्ड अर्निंग्स। पहले तो रिवर्सल करो, 10 एम्प्लॉई हैं, 50 रुपये हैं, और 100 ही हैं, 50,000 रुपये। सर क्या करवा रहे हो, अरे 160 एम्प्लॉई थे, 150 ने एक्सरसाइज किया, 10 ने नहीं किया, रिवर्स करो। तो 10 लोगों का खर्चा मैंने रिवर्स कर दिया। अब पैसे मंगवाओ, बैंक अकाउंट डेबिट, 150 लोग हैं, 100 ऑप्शन है, 30 रुपये हमने मंगवाए हैं इनसे, 4.5 लाख रुपए घर से लेके आओ। 2 शेयर कैपिटल, 150 लोग हैं, 100 शेयर है, 10 की फेस वैल्यू है, 1.5 लाख रुपए। 2 प्रीमियम, 150 लोग हैं, 100 शेयर है, और 70 रुपये का प्रीमियम है, 30 प्लस 50 80, 10 रुपये की कैपिटल, 70 का प्रीमियम, तो 13.5 लाख रुपए। लो जी, दस लाख 50,000, 9 की 13.5 लाख, 10 50। ये क्वेश्चन है बेटे। सिर्फ इस पूरे क्वेश्चन में एक चीज आपके लिए नहीं थी, वो ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल की फेयर वैल्यू यूज करनी थी आपने, 62 यूज नहीं करना था। बाकी ये आपको करना नहीं आता क्या, लेफ्ट वेफ्ट काट के डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके सब आता आपको, क्या एंट्री नहीं आती है आपको, बताओ। बच्चों वाला क्वेश्चन है, एक लाइन से क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हो बस आप। जो बात हम क्लास में थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डाल दी इन्होंने। ये देखो आप, पहले आप इनकी एंट्रीज देखो, देखो ये पहली एंट्री 460 की है, फिर रिवर्स हो गया 40, फिर 380 का वो डाल दिया इन्होंने सर, फिर एंट्री पास कर दी। ये उसकी वर्किंग है, ये लो सर मैं आगे चलता हूँ।
फोर्थ का बी मुझे नहीं कराना, फोर्थ का बी मेरा कराया हुआ है। इंडियस 23 क्लास बुक में जाओ, क्वेश्चन नंबर 38 है, पेज नंबर 76 है, मॉड्यूल 1 है। कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन वहां से उठाया, यहाँ चिपका दिया। चिपकाने में तो सर ये नंबर 1 है। ये रहा जी 5A, क्वेश्चन नंबर 5A। हाँ जी, इंडियस 115 का क्वेश्चन है। ये वही मिस्टर अनीक वाला क्वेश्चन है जिसको मैंने बहुत टाइम लाके समझाया था। क्लास बुक में जाओ, क्वेश्चन नंबर 113, पेज नंबर 75, मॉड्यूल नंबर 3। कट कॉपी पेस्ट, नाम तक नहीं बदलते, उसमें भी अनीक, इसमें भी अनीक। अरे भाई कुछ तो कर लो। अच्छा जी, ये इसका बी पार्ट है, ये रहा। इंडियस 19, इंडियस 19 क्वेश्चन नंबर 22, क्लास बुक का पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 295, पेज नंबर 295। सर कुछ बदला क्या? अरे नहीं, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो चिपका दिया। ये वाला क्वेश्चन इंडियस 1, ये वाला इंडियस 1 क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 14, कट कॉपी पेस्ट मॉड्यूल नंबर 6, उठाया चिपका दिया। कुछ नया नहीं है, फिगर भी नहीं बदले, नाम भी नहीं बदले, कुछ नहीं बदला सर। मैं खुश हो जाता हूं, मेरा काम कम हो जाता है। 6A, लो जी 6A कहाँ गया? प्रोफेशनल ड्यूटी थ्योरेटिकल चैप्टर, क्लास बुक का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टडी मैट का भी क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 60, मॉड्यूल नंबर 7। क्या कुछ बदला? नहीं, उठाया चिपका दिया। बी, बी लो जी, बी 101, इंडियस 101 क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 16, मॉड्यूल नंबर 7। उठाया चिपका दिया। कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ मेरा। फिर इसका सी, इंडियस 113 फेयर वैल्यूएशन क्वेश्चन नंबर 3 क्लास बुक का, पेज नंबर 119, मॉड्यूल नंबर 6। उठाया चिपका दिया। ये आपकी एमटीपी है बेटे। जितना पार्ट मैं डिस्कस कर सकता था आपके साथ किया है, लेकिन जो बेटे चिपकाए हुए क्वेश्चन है, कॉपी कॉपी कॉपी, वो क्लास में किए हुए मैं दोबारा करा के आपका क्यों टाइम खराब करूंगा? मैंने क्लास बुक की रेफरेंस दे दी है, आपने क्रॉस चेक करना है क्रॉस चेक कर लो, विश्वास करते हो तो काट दो, ये तो हो गया। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। अब मैं आपको MTP2 का वीडियो दूंगा जी जब आ जाएगा।